नमस्कार दोस्तों, साइंस विद सचिन सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूं इंडियन आर्मी रिटन एग्जाम के लिए जनरल साइंस की स्पेशल टेस्ट सीरीज। दोस्तों, इस टेस्ट सीरीज में मैं आपको हल कराऊंगा जनरल साइंस के प्रत्येक टॉपिक के 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, ये टेस्ट सीरीज आपकी आने वाली इंडियन आर्मी रिटन एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होगी। दोस्तों, मेरे पढ़ाए हुए सैकड़ों विद्यार्थी इंडियन आर्मी के अंदर सिलेक्ट हो चुके हैं और मेरे पढ़ाए हुए नोट्स और प्रश्नों से इंडियन आर्मी के रिटन एग्जाम में 90% से अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जो दोस्त इस बार इंडियन आर्मी के रिटन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसको मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। दोस्तों, तैयारी करते रहो। अगर आप ईमानदारी से तैयारी करोगे तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको सिलेक्ट होने से नहीं रोक सकती। तो जो दोस्त इस बार इंडियन आर्मी के रिटन एग्जाम की तैयारी कर रहा है, मैं उसके लिए कुछ लाइनें गुनगुनाना चाहता हूँ। विजेता वो नहीं जो कभी हारा न हो, विजेता वो होता है जो बार बार हारने के बाद भी जीत के लिए कोशिश जारी रखता है। तो दोस्तों, अच्छे से मेहनत करनी है, ईमानदारी से मेहनत करनी है। तो दोस्तों, आज इस टेस्ट सीरीज में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ रक्त यानी ब्लड के 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न स्पेशल इंडियन आर्मी रिटन एग्जाम के लिए। दोस्तों, ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट और काफी धमाकेदार हैं। तो जो दोस्त इस बार इंडियन आर्मी के रिटन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इन सभी प्रश्नों को लिखना है और बार बार रिवीजन लगाना है। दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट धमाकेदार प्रश्न है, मनुष्य में आरबीसी का जीवन काल होता है। ऑप्शन देखते हैं, 90 दिन, 100 दिन, 120 दिन, 140 दिन। तो मेरे प्यारे भावी फौजियों, आपको याद रखना है कि मनुष्य में आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, 120 दिन। तो फर्स्ट का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं मेरे प्यारे भावी फौजियों। प्रश्न संख्या सेकंड है, ल्यूकेमिया है। ऑप्शन देखते हैं, रक्त का लगातार बहना, रक्त कैंसर, सफेद दाग, एक हार्मोनल बीमारी। तो ल्यूकेमिया क्या है दोस्तों, एक प्रकार का रक्त कैंसर या ब्लड कैंसर है। ठीक है, तो सेकंड का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या थर्ड है दोस्तों। हाँ जी, ये भी काफी धमाकेदार और इंपोर्टेंट प्रश्न है। ईसीजी का संबंध निम्न में से किस अंग से है। ऑप्शन देखते हैं, आर्नाल, मस्तिष्क, यकृत और हृदय। तो याद रखना है दोस्तों, ईसीजी का संबंध शरीर के किस अंग से है, हृदय या हार्ट से या दिल से। तो थर्ड का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं मेरे प्यारे भावी फौजियों। हाँ जी, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, रुधिर का अध्ययन क्या कहलाता है। ऑप्शन देखते हैं, हिमेटोलॉजी, हिस्टोलॉजी, इकोलॉजी, इनमें से कोई नहीं। तो रुधिर का अध्ययन क्या कहलाता है, याद रखना है, रुधिर का अध्ययन हिमेटोलॉजी कहलाता है। तो 4 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं मेरे प्यारे भावी फौजियों। प्रश्न संख्या 5 है। हाँ जी, प्रश्न संख्या 5 है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। ऑप्शन देखते हैं, 7, 6.8, 7.4, 5.6। तो याद रखना है मेरे प्यारे भावी फौजियों कि मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4, जो कि कैसा होता है, हल्का क्षारीय। कैसा होता है, हल्का क्षारीय होता है। तो आपको याद रखना है कि मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, जो कि कैसा होता है, हल्का क्षारीय। तो 5 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 6, ये भी काफी इंपोर्टेंट है। हाँ जी, प्रश्न संख्या 6 है, रक्त के लाल होने का कारण है। ऑप्शन देखते हैं, हीमोग्लोबिन, प्लाज्मा, डब्ल्यूबीसी, इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे भावी फौजियों, आपको याद रखना है कि रक्त में हीमोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है, जिसके कारण रक्त का रंग कैसा होता है, लाल होता है। तो 6 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 6 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। आपको याद रखना है कि रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन वर्णक के कारण होता है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं मेरे प्यारे भावी फौजियों। अच्छे से मेहनत करनी है, इस बार कुछ नया करना है दोस्तों। हाँ जी, इस बार कुछ नया करना है मेरे प्यारे भावी फौजियों। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 7, रुधिर आयतन का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है। ऑप्शन देखते हैं, 50%, 55%, 60% और 62%। तो याद रखना है मेरे प्यारे भावी फौजियों कि रुधिर आयतन का कितना भाग प्लाज्मा या कितना प्रतिशत प्लाज्मा होता है। तो याद रखना है, रुधिर आयतन का 55% प्लाज्मा होता है। ठीक है, आपको याद रखना है
कि जो रक्त रुधिर आयतन है या रक्त का आयतन है उसमें प्लाज्मा कितना प्रतिशत होता है, 55% होता है। तो 7 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट बात है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 8, प्रश्न संख्या 8, हाँ जी प्रश्न संख्या 8 काफी धमाकेदार वाला प्रश्न। हाँ जी प्रश्न संख्या 8 है बंद परिसंचन तंत्र का उदाहरण है। ऑप्शन देखते हैं, मनुष्य, घोंघा, मकड़ी और कीट। तो बंद परिसंचन तंत्र का उदाहरण क्या है, मनुष्य। ठीक है, मनुष्य में किस प्रकार का परिसंचन तंत्र पाया जाता है, बंद परिसंचन तंत्र, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। तो 8 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा दोस्तों। जबकि घोंघा, मकड़ी, कीट इनके अंदर खुला परिसंचन तंत्र यानी कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। तो 8 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। दोस्तों अच्छे से तैयारी करनी है, मेहनत करनी है दोस्तों, धमाकेदार वाली। हाँ जी नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है। ऑप्शन देखते हैं, अस्थि मज्जा, हृदय, वृक्क और मस्तिष्क। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा या बोन मेरो में, अस्थि मज्जा या बोन मेरो में। ठीक है, याद रखना है अस्थि मज्जा या बोन मेरो में। तो 9 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, रे ए हो जाएगा। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न संख्या 10 पे चलते हैं, 10 पे चलते हैं मेरे प्यारे भावी फौजियों, मेरे लाडले फौजियों। प्रश्न संख्या 10, प्रश्न संख्या 10 है मानव रुधिर में रुधिर कणिकाएं होती है, कितना प्रतिशत होती है रुधिर कणिकाएं। ऑप्शन देखते हैं, 45%, 55%, 60%, 20%। तो याद रखना है मेरे प्यारे भावी फौजियों कि मानव में जो मानव रुधिर में रुधिर कणिकाएं होती है वो कितनी प्रतिशत होती है, 45% होती है। तो 10 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और ये भी याद रखना है मेरे प्यारे भावी फौजियों कि रुधिर कणिकाएं 3 प्रकार की होती है, आरबीसी, ठीक है, और डब्ल्यूबीसी, और एक कौन सी होती है, प्लेटलेट्स। ठीक है, ये याद रखना है, रुधिर कणिकाएं या ब्लड कार्पस 3 प्रकार की होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, प्रश्न संख्या 11 पे चलते हैं। हाँ जी प्रश्न संख्या 11 है दोस्तों, आरबीसी निर्माण में आवश्यक तत्व है। ऑप्शन देखते हैं, कैल्शियम, फॉस्फोरस, आयरन और पोटेशियम। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि आरबीसी निर्माण में आवश्यक तत्व कौन सा होता है, एफई, बोले तो आयरन। ठीक है, तो 11वीं का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, रे सी हो जाएगा। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 12, प्रश्न संख्या 12 पे चलते हैं, किस जंतु की आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। ऑप्शन देखते हैं, लामा, ऊंट, घोड़ा, ए व बी दोनों। तो याद रखना है कि सभी स्तनधारियों की परिपक्व आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता, लेकिन एक अपवाद है। कौन कौन, ऊंट, लामा और जिराफ, ऊंट, लामा और जिराफ। दोस्तों ये तीनों स्तनधारी हैं लेकिन इनकी आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। तो ऑप्शन कौन कौन सा सही है, एक तो लामा और एक है ऊंट। तो ए व बी दोनों सही है। तो 12वीं का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 12वीं का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है दोस्तों, याद रखना है, काफी इंपोर्टेंट बात है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 13, हाँ जी प्रश्न संख्या 13, प्रश्न संख्या 13 है दोस्तों। हाँ जी प्रश्न संख्या 13 है, रुधिर दाब का मापन यंत्र है। ऑप्शन देखते हैं, स्टेथोस्कोप, बैरोमीटर, स्पिग्मोमैनोमीटर, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है रुधिर दाब यानी कि ब्लड प्रेशर का मापन यंत्र कौन सा है, स्पिग्मोमैनोमीटर, याद रखना है दोस्तों। और हृदय धड़कन को मापने वाला उपकरण कौन सा, स्टेथोस्कोप, और रुधिर दाब का मापन करने वाला यंत्र स्पिग्मोमैनोमीटर। तो 13वीं का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, रे 13वीं का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। हाँ जी नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 14, प्रश्न संख्या 14 है दोस्तों। हाँ जी प्रश्न संख्या 14 है, आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। ऑप्शन देखते हैं, लीवर, प्लिया, अग्नाशय और थाइमस। तो आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है दोस्तों, आपको याद रखना है कि आरबीसी का कब्रिस्तान प्लिया या तिल्ली या स्प्लीन को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो 14वीं का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 15, प्रश्न संख्या 15 है दोस्तों, मानव रुधिर दाब है 120 80 mmHg, 100 60 mmHg, 80 60 mmHg, 130 70 mmHg।
तो मानव जो रुधिर दाब होता है वो 120/80 mmHg होता है। ठीक है दोस्तों, तो 15वीं का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 15वीं का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, याद रखना है, काफी इंपोर्टेंट पर्सन है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं मेरे प्यारे भावी फौजियों। दोस्तों ऐसे ही पर्सन आएंगे और इन पर्सनों के बाहर एक सिंगल पर्सन भी नहीं जाएगा आपकी एग्जाम में। तो दोस्तों इन सभी पर्सनों को लिखना है और बार बार रिवीजन लगाना है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन है, हृदय का पेसमेकर किसे कहा जाता है? ऑप्शन देखते हैं, एवी नोड, एसए नोड, पुरकिंजे तंतु, इनमें से कोई नहीं। तो हृदय का पेसमेकर किसे कहा जाता है? एसए नोड को। तो 16वीं का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो मेरे प्यारे भावी फौजियों, आपको याद रखना है कि हृदय का पेसमेकर किसे कहा जाता है? एसए नोड को कहा जाता है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं मेरे प्यारे भावी फौजियों। पर्सन संख्या 17। पर्सन संख्या 17 है, एनीमिया किसकी कमी से होता है? ऑप्शन देखते हैं, प्लाज्मा, एंटीजन, हीमोग्लोबिन और एंटीबॉडी। तो एनीमिया किसकी कमी से होता है? हीमोग्लोबिन की कमी से होता है। ठीक है, तो 17वीं का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और हीमोग्लोबिन को किससे दर्शाते हैं? HB से। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया नामक रोग होता है। ठीक है, नेक्स्ट इंपोर्टेंट बात, पर्सन संख्या 18 पे चलते हैं। पर्सन संख्या 18 है दोस्तों, हाँ जी, पर्सन संख्या 18 है, रक्त किस प्रकार का उत्तक या टिश्यू है? उपकला उत्तक, कंकाली उत्तक, तरल संयोजी उत्तक, पेशीय उत्तक। तो मेरे प्यारे भावी फौजियों, आपको याद रखना है कि रक्त किस प्रकार का उत्तक है? तरल संयोजी उत्तक है। कैसा उत्तक है? तरल संयोजी उत्तक। तो 18वीं का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 18वीं का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं, पर्सन संख्या 19। पर्सन संख्या 19 है दोस्तों, हाँ जी, रक्त में RBC तथा WBC का अनुपात होता है 1:600, 600:1, 3:2 और 2:3। तो मेरे प्यारे भावी फौजियों, आपको याद रखना है कि रक्त में RBC और WBC का अनुपात कितना होता है? 600:1। तो 19वीं का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 19वीं का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आपको याद रखना है कि रक्त में RBC तथा WBC का अनुपात कितना होता है? 600:1 होता है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं, पर्सन संख्या 20। काफी इंपोर्टेंट बात है, हाँ जी, पर्सन संख्या 20 है, प्राकृतिक प्रतिस्कंदक पदार्थ कौन सा होता है? ऑप्शन देखते हैं, सोडियम साइट्रेट, EDTA, हिपेरिन और कोलेस्ट्रॉल। तो मेरे प्यारे भावी फौजियों, आपको याद रखना है कि प्राकृतिक प्रतिस्कंदक पदार्थ कौन सा होता है? हिपेरिन। ठीक है, ये पदार्थ आपके रक्त में पाया जाता है और रक्त वाहिनियों में रक्त को जमने से रोकता है। और इस हिपेरिन का निर्माण कहाँ होता है? यकृत के अंदर। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि प्राकृतिक प्रतिस्कंदक पदार्थ कौन सा होता है? हिपेरिन होता है। और हिपेरिन का निर्माण कहाँ होता है? लीवर या यकृत के अंदर। तो 20वीं का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 20वीं का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं, पर्सन संख्या 21। पर्सन संख्या 21 है दोस्तों, निम्न में से कौन सा गलत मिलान है? ऑप्शन देखते हैं, RBC के सामने लिखा हुआ है इरिथ्रोसाइट, WBC के सामने लिखा हुआ है ल्यूकोसाइट, प्लेटलेट्स के सामने लिखा हुआ है थ्रोम्बोसाइट, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो देखो गलत मिलान है। देखिए RBC का अन्य नाम इरिथ्रोसाइट होता है, बिल्कुल सही मिलान है। WBC को अन्य नाम होता है ल्यूकोसाइट, बिल्कुल सही मिलान है। प्लेटलेट्स का अन्य नाम होता है थ्रोम्बोसाइट, बिल्कुल सही मिलान है। तो ऑप्शन आएगा इनमें से कोई नहीं। हाँ जी, तो 21वें करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। ठीक है, याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि RBC का अन्य नाम इरिथ्रोसाइट होता है, WBC का अन्य नाम ल्यूकोसाइट होता है, प्लेटलेट्स का अन्य नाम क्या होता है? थ्रोम्बोसाइट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पर्सन पे चलते हैं, पर्सन संख्या 22। पर्सन संख्या 22 है दोस्तों, हाँ जी, रक्त में उपस्थित श्वसन वर्णक होता है। ऑप्शन देखते हैं, फाइब्रिनोजन, एल्बुमिन, हीमोग्लोबिन, इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे भावी फौजियों, आपको याद रखना है कि रक्त में उपस्थित श्वसन वर्णक कौन सा होता है? हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन को श्वसन वर्णक भी कहा जाता है, जिसका प्रतीक क्या होता है? HB। ठीक है, तो 22वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा मेरे प्यारे भावी फौजियों। हाँ जी, नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन है, पर्सन संख्या 23। पर्सन संख्या 23 है दोस्तों, WBC का मुख्य कार्य है। ऑप्शन देखते हैं, रक्त का थक्का बनाना, ऑक्सीजन का परिवहन, रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास करना, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि WBC का मुख्य कार्य क्या होता है? रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास करना, हानिकारक रोगाणुओं को नष्ट कर शरीर को रोग
रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करना किसका कार्य है? WBC का कार्य है। काफी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। तो 23वीं का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 23वीं का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। याद रखना है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास कौन करता है? WBC, ठीक है। जहां जहां प्रतिरक्षा वर्ड आएगा, प्रतिरक्षा शब्द आएगा, वहां किसको याद किया जाएगा? WBC को याद किया जाएगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न संख्या 24, प्रश्न संख्या 24 है दोस्तों। हाँ जी, प्रश्न संख्या 24 है दोस्तों। WBC की संख्या होती है, कितनी होती है? हाँ जी, ऑप्शन देखते हैं। 6000 से 18000 पर mm3, 5 से 8 लाख पर mm3, 50 से 55 लाख पर mm3, 3 से 3.5 लाख पर mm3। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि WBC की संख्या होती है लगभग 6000 से 18000 पर mm3। तो 24वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा दोस्तों। याद रखना है WBC की संख्या कितनी होती है? 6000 से 18000 पर mm3, ठीक है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट और लास्ट इंपोर्टेंट प्रश्न संख्या 25। हाँ जी, प्रश्न संख्या 25 है दोस्तों। विश्व में प्रथम हृदय प्रत्यारोपण किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन देखते हैं। डॉक्टर वेणुगोपाल, रॉबर्ट जार्विक, डॉक्टर क्रिश्चियन बेनोड, हरगोविंद खुराना। तो याद रखना है दोस्तों कि विश्व में प्रथम हृदय प्रत्यारोपण किसके द्वारा किया गया? डॉक्टर क्रिश्चियन बेनोड के द्वारा। तो 25वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी। तो मेरे प्यारे भावी फौजियों, मैंने आज आपको हल कराए रक्त यानी ब्लड के 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों ये प्रश्न आपको कैसे लगे और इन 25 प्रश्न में आपके कितने प्रश्न सही हुए दोस्तों, ये आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें अपने दोस्तों के पास। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।